जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 और 12 तक की पढ़ाई। और इस पढ़ाई को करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप अपना होम साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सबको इस सीरीज़ के माध्यम से क्लियर कर लें, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके माइंड में ना रहे। इसीलिए फ्रेंड्स, हम ये जो सीरीज इतने डिटेल में कर रहे हैं, बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को बुक के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो अभी जो हम ये क्लास 6 to 12 तक की जो सीरीज हमने स्टार्ट किया ना, इसमें फ्रेंड्स हमारी क्लास 6 to 8 की हमने जो बुक थी उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोस वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कराया गया है। और डिटेल में किस लिए कराया गया है, जब भी मैंने आपको बताया, डिटेल में करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ और देखते हैं हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में बड़ी आंत। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में, यानी कि हमारी मॉर्निंग में क्लास हुई थी, जो कि हर दिन होती है। तो मॉर्निंग की क्लास में हमने क्या किया था, मॉर्निंग क्लास एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देन हम अपनी बड़ी आंत पे जो हमारा अभी का टॉपिक है उसको कवर करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हमने जो प्रीवियस में पढ़ा है और जो हम अभी पढ़ रहे हैं, रिवीजन के माध्यम से हम दोनों ही टॉपिक को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा रिवीजन करने का मेन उद्देश्य होता है। चलते हैं, देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में, इट मीन्स हमारी मॉर्निंग की क्लास में क्या पढ़ा था। फ्रेंड्स, हमने हमारी मॉर्निंग की क्लास में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था। ग्रसनी तथा ग्रास नली हमने जानी थी। ग्रसनी ग्रास नली क्या होती है, इसके बारे में हमने जाना था। देन हमने किया था ग्रास नली में पाचन क्रिया के बारे में फ्रेंड्स हमने समझा था। बुक आपको दिख रही होगी अच्छे से। फिर हमने उसमें आमाशय के बारे में जाना था। इट मीन्स जो हमारा स्टमक होता है, इसके बारे में जाना था। फिर हमने आमाशय में पाचन क्रिया कैसे होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर पाचन क्रिया में रेनिन और पेप्सिन की क्या भूमिका होती है वो भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था हमारा पक्वाशय में लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था छोटी आंत, और छोटी आंत को भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने छोटी आंत में पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम कौन कौन से हैं, आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इन सभी को हमने बहुत ही डिटेल में हमारी मॉर्निंग की क्लास के माध्यम से कवर किया था। आई होप आपने उस क्लास को देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ वीडियो वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप जो है सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। बड़ी आंत के बारे में हम पढ़ते हैं। बड़ी आंत पाचन तंत्र में आहार नाल या आहार मार्ग का अंतिम भाग होती है। बड़ी आंत 1.5 मीटर से 1.80 मीटर तक लंबी तथा लगभग 6 मीटर छोटी होती है। बड़ी आंत की देख लेते हैं। बड़ी आंत 1.5 मीटर से 1.80 मीटर तक लंबी तथा लगभग 6 मीटर छोटी होती है। छोटी आंत द्वारा पाचन तथा अवशोषण के पश्चात भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत को क्रमशः 3 भागों, इट मीन्स उंडुक, कोलन तथा मलाशय में बांटा गया है। बड़ी आंत के जो 3 भाग हैं वो क्या है, उंडुक, कोलन तथा मलाशय, तो इनमें बांटा गया है। और जो हमने छोटी आंत थी हमारी, उसमें भी हमने उनके भी 3 भाग देखे थे ना। कौन कौन से देखे थे, हमने देखे थे फ्रेंड्स, कौन कौन से देखे थे, आंतरी रस देखा था, ग्रहणी देखा था, जोजुनम, इलियम देखा था। तो हमने हमारी छोटी आंत में भी देखा था, बड़ी आंत में ये हमने देख लिया। अब चलते हैं उंडुक के बारे में जान लेते हैं कि उंडुक क्या करता है, इसका कार्य क्या है। इसे आंद्र आंत भी कहा जाता है। जो हमारा उंडुक होता है इसे आंद्र आंत भी कहा जाता है। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा तथा 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा थैली के समान भाग है, जिसमें से एक और 9 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय व कड़ी बंद नलिका निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, कृमि रूप पेरिसेसिका, इट मीन्स बर्मियोफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृमि रूप पेरिसेसिका को
बेरिमोफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। इस नलिका का शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। किस नलिका का? कृमि रूप परिशेषिका का कोई भी जो है क्या होता है, इस नलिका का शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। दूसरा देख लेते हैं, बृहदार्थ तथा कोलन, यानी कि जो हमारा बृहदार्थ या कोलन है, इसके बारे में देखते हैं। यह भी एक नलिका है जिसकी लंबाई लगभग 1.25 मीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है। यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आकार की होती है। जो हमारी बृहदार्थ या कोलन नलिका है, ये इसका आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है तथा संपूर्ण छोटी आंत को घेरे रहती है तथा यह मलाशय में खुलती है। कोलन जगह जगह से क्या होता है? फूला रहता है, जिसे हॉस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा कहते हैं। अब जो हमारा तीसरा भाग है, मलाशय के बारे में देखते हैं। यह भी लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी एक नलिका होती है। इसके अंतिम सिरे को गुदानाल यानी कि अनल कैनल कहा जाता है, जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी एक सक्रिय नाल होती है। गुदा नाल की दीवार संकुचनशील पेशियों की बनी होती है। इनके अंतिम सिरे पर छिद्र होता है, जिसे गुदा द्वार या मल द्वार कहा जाता है। संकुचनशील पेशियां इस छिद्र को बंद रखती हैं। बड़ी आंत की दीवार की भीतरी सतह पर रसांकुर नहीं पाए जाते। शरीर में पाचन एवं अवशोषण के पश्चात शरीर के समस्त अपशिष्ट पदार्थ मल द्वार के माध्यम से मल के रूप में विसर्जित हो जाते हैं। तो ये हमने किसके बारे में जाना? मलाशय के बारे में जाना। अब हमने जितने भी ये पॉइंट्स पढ़े, हमारे छोटी याद बड़ी याद है, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ग्रसनी के अंदर एक बड़ा छिद्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? मैंने आपको बोला है फ्रेंड्स, जब भी आप क्लास करते हैं ना, प्लीज़ एक रफ और एक पेन लेके अवश्य बैठा करिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने पढ़ा था ना हमारी प्रीवियस क्लास में, ग्रसनी के अंदर एक बड़ा छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए कमेंट के माध्यम से। अगर आप सीरियस हैं इस सीरीज को लेकर के, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको याद होगा। क्वेश्चन 2 कहता है, जठर रस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जो जठर रस होता है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन 3, रेकिन तथा पेरिसन कहाँ पाया जाता है? रेकिन तथा पेरिसन कहाँ पाया जाता है? ये भी हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास में। छोटी आंत में कितने भाग होते हैं? ये भी हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से पढ़ा था। छोटी आंत द्वारा पाचन तथा अवशोषण के पश्चात भोजन कहाँ प्रवेश करता है? तो ये सारे ही टॉपिक फ्रेंड्स हमने कवर किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ इन क्वेश्चन को, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनको सॉल्व करिए, क्योंकि अगर जब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे ना, और ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, आप वीडियो देखिए देन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वीडियो देखिए, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑन करके बस सुनते रहिए, आप देखना, उसके बाद ही अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, पाचन क्रिया के सहायक अंग देख लेते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत कुछ अंग जो आहार मार्ग में ना तो शामिल है, परंतु आहार के पाचन व मल विसर्जन में सहायता प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं? सहायक अंग कहलाते हैं। कुछ समझ में आया? यानी कि जो पाचन तंत्र के अंतर्गत कुछ अंग जो आहार मार्ग में तो शामिल नहीं है, परंतु आहार के पाचन और मल विसर्जन में सहायता प्रदान करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सहायक अंग कहते हैं। इसमें एक अंग है हमारा यकृत, इट मीन्स हमारा लिवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। 1500 इट मीन्स 1500 ग्राम होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा आमाशय के ऊपर स्थित होता है। उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा आमाशय के ऊपर क्या स्थित होता है? तो क्या स्थित होता है? हमारा यकृत। और इसका भार कितना है? लगभग 1500 ग्राम यानी कि 1500 ग्राम होता है। इसको क्वेश्चन बनाते चलिए और लिखते चलिए। मानव के यकृत में 3 पालियां इट मीन्स लोबेस होती हैं। कितनी? मानव के यकृत में कितनी पालियां होती हैं? क्वेश्चन पूछ लिया गया तो पता होना चाहिए आपको, 3 होती हैं। यकृत के पिंड के अनेक बहुभुजीय पिंडकों से बने होते हैं। जो यकृत के जो पिंड होते हैं अनेक बहुभुजीय पिंडकों से बने होते हैं, जिन्हें ग्लीसन संपुट कहा जाता है। क्या
क्या कहा जाता है? ग्लीसन संपुट कहते हैं। यह छूने में नरम तथा कोमल होता है। यह बायां यकृत तथा दायां यकृत दो भागों में विभक्त होता है। क्या बायां और दायां दो भागों में विभक्त होता है? तो ग्लीसन संपुट। दायां भाग बाएं भाग की तुलना में कुछ बड़ा होता है। इसका निर्माण अष्टकोणीय आकार की कोशिकाओं से होता है। यकृत में शुद्ध रक्त प्रवाहित करने वाली रक्तवाहिका यकृत धमनी तथा यकृत से अशुद्ध रक्त बाहर ले जाने वाली रक्तवाहिका क्या कहलाती है? यकृत सिरा कहलाती है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इनको लिखिए। अभी हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि यकृत में शुद्ध रक्त प्रवाहित करने वाली रक्तवाहिका, यानी कि जो हमारा यकृत लिवर है उसमें प्योर रक्त जो प्रवाहित करने वाली रक्तवाहिका है उसको क्या कहते हैं? यकृत धमनी कहते हैं। तथा यकृत से अशुद्ध रक्त बाहर ले जाने वाली जो रक्तवाहिका है उसको क्या कहते हैं? यकृत सिरा कहते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यकृत का यानी कि लिवर का हमारा फिगर, जिसमें बायां पिंड है पित्ताशय, दाहिनी पित्त नलिका है, दायां पिंड इस तरफ पित्ताशय ग्रहणी। तो ये आपको फिगर समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं, देखते हैं। यकृत के नीचे की ओर एक थैली स्थित होती है जिससे पित्ताशय, इट मीन्स गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय को क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। यकृत में बनने वाला हरे रंग का पित्त रस इसमें एकत्र होता रहता है जो यकृत के अन्य नली द्वारा इसमें आता है। अब देख लेते हैं यकृत के कार्य क्या क्या है। पित्त रस का निर्माण करता है। यकृत द्वारा प्रतिदिन 500 से 7 मिली पित्त रस का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यकृत के द्वारा प्रतिदिन कितने पित्त रस का निर्माण किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 500 से लेके 700 मिली पित्त रस का निर्माण किया जाता है। मैं बोल रही हूँ बार बार, रफ पेन लेके बैठिए और इसको क्वेश्चन बनाते चलिए और इसका आंसर लिखते जाइए। आप देखना आपको कितना इम्प्रूवमेंट फ्रेंड्स अपने में दिखेगा। जो पित्ताशय में संचित रहता है, यकृत द्वारा निर्मित यह पित्त रस भोजन के पाचन में सहायक होता है। यानी कि जो हमारा लिवर है उसके द्वारा बनाया गया ये 500 से 7 मिली पित्त रस क्या करता है? भोजन के पाचन क्रिया में सहायता करता है। अब हमारा यकृत का दूसरा कार्य देख लेते हैं, शर्करा को संचित करना। यह रक्त शर्करा का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यह पाचन क्रिया के अंतर्गत बनी शर्करा की आवश्यकता से अधिक मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर अपने अंदर संचित कर लेता है तथा आवश्यकता होने पर संचित ग्लाइकोजन को शर्करा में परिवर्तित कर रक्त में प्रवाहित कर देता है। पॉइंट 3 है पौष्टिक तत्वों को संचित करना। ये भी हमारा यकृत का कार्य है। यकृत द्वारा विभिन्न पौष्टिक तत्वों जैसे लौह तत्व, तांबा तथा अनेक विटामिनों को संचित करने का कार्य किया जाता है। पॉइंट 4 है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। यकृत की कोशिकाएं शरीर में उपस्थित अनेक हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। पॉइंट 5 है मृत लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करना। रक्त में विद्यमान मृत लाल रक्त कणिकाओं को यकृत द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार यकृत द्वारा रक्त की सफाई का कार्य भी किया जाता है। पॉइंट 6 लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। हमारे शरीर में वयस्कावस्था में अस्थि मज्जा द्वारा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किया जाता है, परंतु भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण का कार्य कौन करता है? यकृत द्वारा किया जाता है। ध्यान देना, जो वयस्कावस्था में अस्थि मज्जा द्वारा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा द्वारा। बट भ्रूणावस्था में यानी कि जब बच्चा पेट में रहता है तो वहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो यकृत के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनको लिखते चलिए। पॉइंट 7 है फाइब्रिनोजन का निर्माण। यह रक्त को जमने में सहायक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। जो हमारा फाइब्रिनोजन का निर्माण है, ये क्या करता है? रक्त को जमने में सहायक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। अब लीवर का दूसरा कार्य देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 हिपेरिन का निर्माण। यकृत में हिपेरिन का निर्माण होता है जो रक्त के जमने नहीं देता। हिपेरिन जो होता है यकृत में वो क्या करता है? रक्त को जमने नहीं देता। पॉइंट 9 कहता है पाचन क्रिया में सहयोग। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत में क्या होता है? पित्त रस का निर्माण होता है जो कि वसा के पाचन में सहायक होता है तथा भोजन की अम्लीयता को प्रवाहहीन कर उसे क्षारीय बनाता है।
पॉइंट 10 देख लेते हैं, हमारा यकृत यानी लिवर का क्या कार्य है। रक्त के आयतन में वृद्धि का भी कार्य हमारा यकृत करता है। किस तरह देखते हैं, यकृत द्वारा जल की कुछ मात्रा को अस्थायी रूप से संचित कर लिया जाता है। संचित जल की मात्रा को यकृत द्वारा रक्त में मिलाकर रक्त को तरलता प्रदान की जाती है, रक्त के आयतन में वृद्धि की जाती है। पॉइंट 11 देखते हैं, हानिकारक पदार्थों का विसर्जन भी हमारा यकृत करता है। यकृत हानिकारक पदार्थों के स्वरूप को हानिकारक तथा विसर्जन योग्य रूप में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण, शरीर में उत्पन्न होने वाली अमोनिया को यूरिक एसिड में बदलकर मूत्र के माध्यम से विसर्जित करना। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, हमारे यकृत यानी कि हमारे लीवर के हमारे पाचन क्रिया में क्या कार्य है उसके बारे में हमने देखा। अब हमारा नेक्स्ट है पित्ताशय। इट मीन्स गाल ब्लैंडर के बारे में हम देखेंगे। गाल ब्लैंडर क्या होता है फटाफट देख लेते हैं। यह पाचन तंत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण अंग है जो यकृत के नीचे की ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है हमारा पित्ताशय, यकृत के नीचे की ओर उपस्थित होता है। यकृत आपने समझ लिया होगा। लीवर, यह नाशपाती के समान थैली नुमा आकार वाला अंग होता है। जो हमारा नाशपाती जो फल होता है ना, उसके तरह इसका जो है आकार होता है, जिसमें यकृत द्वारा निर्मित पित्तरस एकत्रित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पित्ताशय का आकार किसकी तरह होता है, तो नाशपाती के समान थैली नुमा का इसका आकार होता है। अब चलते हैं, पित्तरस भोजन की अम्लीयता समाप्त करके उसे क्षारीय बना देता है। क्योंकि अग्न्याशयी रस केवल क्षारीय माध्यम से ही कार्य करते हैं, पित्तरस भोजन की वसाओं को जल में मिलाने योग्य बनाता है तथा इन्हें इमल्सन में बदल देता है। किस में बदल देता है, इमल्सन में बदल देता है। ये तो हमने देखा पित्ताशय। इट मीन्स हमारा गाल ब्लैडर के बारे में। अब हम देख लेते हैं जो हमारा पित्तरस का पाचन में क्या योगदान है उसको फटाफट देख लेते हैं। पित्तरस जो यकृत में स्रावित होता है उसमें कोई किण्वक या एंजाइम नहीं पाया जाता। इस रस में सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। आहार के पाचन में सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा पक्वाशय में विद्यमान आहार की अम्लीय प्रकृति का उदासीनीकरण किया जाता है, जिससे वह आहार क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। क्षारीय प्रकृति के होने से विभिन्न किण्वकों का इस पर प्रभाव पड़ता है। पित्तरस का दूसरा प्रभाव आहार में उपस्थित वसा पर होता है। पित्तरस के प्रभाव से आहार में उपस्थित वसा का विखंडन हो जाता है तथा वह छोटी छोटी बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण वसा का पाचन सरल से हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या हमारा अग्नाशय के बारे में हम देखते हैं। अग्नाशय या क्लोम ग्रंथि, अग्नाशय को हम क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय अथवा क्लोम ग्रंथि पाचन तंत्र की एक प्रमुख सहायक ग्रंथि है। ग्रंथि के आमाशय के ठीक पीछे उदर की पिछली दीवार से सटी हुई रहती है। यह ग्रहणी से प्लीहा तथा फैली हुई होती है। इसका दाहिनी सिरा ग्रहणी की ओर तथा बायां सिरा प्लीहा की ओर होता है। इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। यह आप पित्ताशय का आपको फिगर दिख रहा होगा, ये है हमारा पित्ताशय। यहाँ सामान्य पित्त वाहिनी है, अग्न्याशय अग्न्याशय वाहिनी है। तो ये आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। मैं फ्रेंड्स ये जितना भी हमारा पित्ताशय अग्न्याशय जितने भी हमारे ये सारे टॉपिक है ना, पक्वाशय, इन सबको मैं एक बार एक टॉपिक के रूप में आपको कराऊंगी और चलो डिटेल में समझाऊंगी। प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, बट एक बार इनको पढ़ लीजिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम से नज़दीक हैं, तो इसलिए बुक के माध्यम से इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए आप इनके मेन टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। चलते हैं, ये छोटे छोटे पिंडकों से बनी संरचनाएं हैं। इनकी कोशिकाएं घनाकार तथा स्रावी होती हैं। अग्नाशय वाहिनियों द्वारा अग्नाशय रस ग्रहणी या पक्वाशय तक पहुंचता है। अग्नाशय वाहिनी के साथ साथ पित्ताशय वाहिनी भी ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशय ग्रंथि से 3 महत्वपूर्ण किण्वक क्रमशः, फटाफट लिख लीजिए, 3 महत्वपूर्ण किण्वक क्रमशः कौन से, एमाइलॉप्सिन, स्ट्रिएप्सिन तथा ट्रिप्सिन स्रावित होते हैं। वो कौन से महत्वपूर्ण किण्वक हैं, फिर से रिपीट करती हूँ, एमाइलॉप्सिन, स्ट्रिएप्सिन तथा ट्रिप्सिन स्रावित होते हैं। ये किण्वक पाचन क्रिया में विशेष रूप से सहायक होते हैं। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। अग्नाशयिक रस का पाचन में क्या योगदान है देखते हैं। अग्नाशयिक रस में विद्यमान प्रमुख 3 किण्वक क्रमशः एमाइलॉप्सिन, ट्रिप्सिन तथा स्ट्रिएप्सिन आहार के अलग अलग तत्वों के पाचन में सहायक होते हैं। एमाइलॉप्सिन आहार में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट पर,
ट्रिप्सिन प्रोटीन पर तथा स्टीएप्सिन आहार में विद्यमान वसा पर प्रभाव डालता है एवं इनके पाचन को सरल बनाता है। तो ये तो हमने अग्नाशय या क्लोम के बारे में जान लिया। अब देखते हैं प्लीहा या तिल्ली क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। प्लीहा हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। प्लीहा है क्या? एक ग्रंथि है जो अमाशय की बाईं ओर तथा अग्नाशय की दाईं ओर की पसलियों के बीच बैंगनी रंग के सेम के बीच के आकार की पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्लीहा का आकार कैसा होता है, तो सेम का जो बीज होता है ना उसके आकार का होता है और इसका रंग कैसा होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की तिल्ली या वजन का लगभग 375 ग्राम होता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति की तिल्ली का वजन लगभग कितना होता है? 375 ग्राम होता है तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। यह आंत तथा वृक्क से भी जुड़ी हुई रहती है। यह ग्रंथि कोमल होती है। इसके अंदर की ओर एक दबी हुई गड्ढे समान संरचना होती है जो इसका द्वार होता है। इस द्वार से ही रक्त नलिकाएं इसमें प्रवेश करती हैं एवं बाहर निकलती हैं। प्लीहा पाचन क्रिया में सहायक होती है। इसके बढ़ जाने पर भोजन ठीक से नहीं पचता एवं पेट में पीड़ा होती है। यह अपने अंदर रक्त को अवशोषित करके संचित कर लेता है। इस प्रकार यह ग्रंथि रक्त कोषागार का कार्य करती है। तो ये हमने देखा प्लीहा के बारे में। अब चलते हैं प्लीहा के कार्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रक्त एकत्र करना, यानी कि जो हमारा प्लीहा या तिल्ली है ये क्या करता है? रक्त को एकत्र करता है। किस तरह करता है देख लेते हैं। प्लीहा द्वारा शरीर में रक्त एकत्र किया जाता है। पाचन क्रिया के समय आवश्यकता पड़ने पर यह हाथों तथा आमाशय को रक्त प्रदान करती है। शारीरिक श्रम करते समय भी यह अपने संचित रक्त कोष से रक्त छोड़ती है। पॉइंट 2, रक्त बनाना भी इसका कार्य है। प्लीहा लाल रक्त कण तथा श्वेत रक्त कण का भी निर्माण करती है। बच्चे के गर्भ में होने के समय लाल एवं श्वेत रंग कण इसी में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? जब बच्चा गर्भ में होता है तो किसमें? प्लीहा में ही बनते हैं। पॉइंट 3 है यूरिया बनाना। प्लीहा यूरिया बनाने में भी सहायक होती है। पॉइंट 4 है रक्त कणों को विनष्ट कर देना। रक्त के कण जो शरीर के अंदर अपना कार्य कर चुके होते हैं उनको प्लीहा विनष्ट यानी कि उनको नष्ट कर देती है। पॉइंट 5 है शरीर को सुरक्षित करना। प्लीहा शरीर में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करके उसे सुरक्षित रखती है। अब फटाफट देख लेते हैं आहार के मुख्य पोषक तत्वों का पाचन एवं अवशोषण। आहार की पाचन क्रिया के अंतर्गत ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को जटिल अवस्था से सरल घुलित अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। पचे हुए आहार में विद्यमान पोषक तत्वों को शरीर द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषक तत्वों का अवशोषण कहा जाता है। आहार में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा जैसे प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों के पाचन एवं अवशोषण की क्रिया निम्नलिखित है। देखते हैं किस तरह से। कार्बोहाइड्रेट अथवा कार्बोज का पाचन एवं अवशोषण हम देख लेते हैं। पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं हमारे मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को मुख से चबाते समय लार में उपस्थित टाइलिन नामक किण्वक भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से रासायनिक क्रिया प्रारंभ कर देता है। तो कौन? टाइलिन नामक किण्वक। प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए। टाइलिन नामक जो किण्वक होता है फ्रेंड्स वो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से रासायनिक क्रिया प्रारंभ कर देता है। इस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित जो स्टार्च होते हैं साधारण शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। पक्वाशय या ग्रहणी में एमाइलॉप्सिन नामक किण्वक द्वारा भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट द्वारा रासायनिक क्रिया की जाती है तथा उसे साधारण शर्करा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। पक्वाशय के पश्चात आहार छोटी आंत में पहुंचता है, यानी कि जो हमारा पक्वाशय है उसके बाद हमारा आहार कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। पक्वाशय मतलब हमारा स्टमक। छोटी आंत में उपस्थित किण्वक माल्टोज, सुक्रोज तथा लैक्टोज द्वारा कार्बोहाइड्रेट को साधारण शर्करा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या? छोटी आंत में उपस्थित जो एंजाइम होता है, इट मीन्स किण्वक होता है, वो क्या होता है? माल्टोज, सुक्रोज तथा लैक्टोज द्वारा कार्बोहाइड्रेट को साधारण शर्करा में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्लीज जो भी मैं आपको 2 से 3 बार रिपीट कर रही हूँ ना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको प्लीज नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में। अवशोषण,
कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत द्वारा ही किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित ग्लूकोज का अवशोषण आंतों के ग्राहक अंकुरों द्वारा किया जाता है तथा यह रक्त नलिकाओं में मिल जाता है। यह रक्त नलिकाएं आगे बढ़कर आमाशय से आने वाली रक्त सिरा में मिलती हैं। इस रक्त सिरा को पोर्टल सिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्टल सिरा कहा जाता है। तो पोर्टल सिरा किसको कहा जाता है? जो रक्त नलिकाएं आगे बढ़कर आमाशय से आने वाली रक्त सिरा में मिलती हैं, उसी को पोर्टल सिरा कहा जाता है। इसी सिरा के माध्यम से ग्लूकोज यकृत में पहुंचता है। शरीर की मांसपेशियों में पहुंचकर ग्लूकोज विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर देता है। तो ये तो हमने जाना कार्बोहाइड्रेट तथा कार्बोज का पाचन एवं अवशोषण के बारे में। अब प्रोटीन का पाचन एवं अवशोषण फटाफट से देख लेते हैं, देन हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। पाचन आहार में उपस्थित प्रोटीन के पाचन की क्रिया आमाशय में प्रारंभ होती है। आमाशय में उपस्थित जठर रस में पाए जाने वाले पेप्सिन एवं रेनिन नामक किण्वक आहार में उपस्थित प्रोटीन को सरल अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। इनके पश्चात प्रोटीन की पाचन क्रिया पक्वाशय या ग्रहणी एवं छोटी आंत में होती है। यहाँ पर उपस्थित किण्वकों के प्रभाव से प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अवशोषण देख लेते हैं। प्रोटीन के अवशोषण का कार्य छोटी आंत में ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ पे प्रारंभ होता है? छोटी आंत में ही प्रारंभ हो जाता है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उसका अवशोषण कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कार्य क्या होता है? मुख्य रूप से छोटी आंत द्वारा ही किया जाता है। तो अब देख लेते हैं, छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन से उत्पाद तैयार होते हैं, उनका वही रक्त में अवशोषण होता है। रक्त द्वारा इस अमीनो अम्ल को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से अवशोषित अमीनो अम्ल ऊतकों में नवीन प्रोटीन के निर्माण के लिए एकत्र हो जाते हैं। कुछ अमीनो अम्ल का शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट के निर्माण के लिए तथा कुछ का विभिन्न एंजाइम तथा हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये तो हमने जान लिया क्या? प्रोटीन का पाचन एवं अवशोषण। लास्ट है हमारा वसा का पाचन एवं अवशोषण। देख लेते हैं, वसा का पाचन देखते हैं। वसा के वास्तविक पाचन की प्रक्रिया अग्नाशय, ग्रहणी अथवा पक्वाशय एवं आंतों में प्रारंभ होती है। तो पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? अग्नाशय, ग्रहणी अथवा पक्वाशय एवं आंतों में प्रारंभ होती है। यहाँ पर लाइपेज नामक किण्वक की वसा के साथ रासायनिक क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, कौन से नामक किण्वक की? लाइपेज नामक किण्वक की वसा के साथ रासायनिक क्रिया होती है। वह वसा को क्रमशः डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, क्या? डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स तथा वसीय अम्ल के रूप में परिवर्तित कर देता है। पक्वाशय में शरीर में इसके पाचन एवं अवशोषण के लिए क्लोम रस, पित्त रस तथा आंत्र रस सहायक होते हैं। क्लोम रस में उपस्थित एंटीएप्सिन नामक एंजाइम वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो फ्रेंड्स, वसा को वसा अम्ल में कौन परिवर्तित कर देता है? क्लोम रस में उपस्थित एंटीएप्सिन नामक जो एंजाइम होता है उसी के माध्यम से वसा क्या होती है? वसा अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप प्लीज इनको नोट डाउन करते चलिए। अब वसा का अवशोषण देख लेते हैं। वसा के पाचन के परिणाम स्वरूप तैयार मिश्रण को आंतों के दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये तैयार मिश्रण क्या होते हैं? प्राणिज ग्लिसराइड्स के रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद संश्लेषित लिपिड्स छोटी आंत की लसिका नली के माध्यम से क्या होती है? थोरेसिस डक्ट्स में पहुंच जाती। कहाँ से पहुंच जाती है? थोरेसिस डक्ट्स में पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर ये पचे हुए लिपिड्स काइलोमाइक्रॉन्स, क्या? काइलोमाइक्रॉन्स नामक सूक्ष्म कणों के रूप में रक्त में मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। प्लीज़ इसको सॉल्व करने की कोशिश आप अवश्य करिएगा। शरीर में शर्करा का संचय कहाँ होता है? यानी कि शर्करा जो है हमारा शुगर, वो कहाँ एकत्रित होता है? यकृत रक्त को जमने में सहायक किस प्रोटीन का निर्माण करता है? क्वेश्चन 3। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन 4। पित्त रस का प्रभाव किस पर पड़ता है?
क्वेश्चन 5 कहता है अग्नाशय को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। और हमारा क्वेश्चन 6 कहता है प्रोटीन की पाचन क्रिया शरीर के किस अंग में प्रारंभ होती है। तो आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। प्लीज़ इनको एज अ होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रही हूँ। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताया करिए, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। मेरा ये विश्वास है कि आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होंगे, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर हाँ आप वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं, पूरा वॉच आउट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका छूट जाए, आपको समझ में ना आए। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो कमेंट करके अपनी राय अवश्य पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।